पत्री जी कहते हैं कि मिरेकल होते हैं और हर आत्मा अपने लिए खुद घर चूज करती है। उस समय तो डॉक्टर्स बोलते थे कि नहीं, ये 15 दिन का डिफरेंस आ रहा है, 15 डेज का उन्होंने गैप बताया, लेकिन वो मिरेकल था। 8th मंथ पे चेकअप के लिए गई, पर डॉक्टर ने बोला कि ओवरड्यू हो गया। मैं मॉर्निंग में गई हूँ और इवनिंग में मेरा सिजेरियन किया। 4 डेज आईसीयू में से रखा गया, काफ़ी वीक था। वो फर्स्ट फीलिंग मतलब उसको तो मैं ऐसे हल्का सा हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सिस्टर को बोला, सिस्टर बोलने लगी अभी तो देखो तुमको कितना नचाएगा ये। देख लेंगे वाले एटीट्यूड से जो अप्रोच रहती है वो काफ़ी अच्छी है कि टेंशन नहीं लेना और पॉजिटिवली चीज़ों को देखना। ये सब मैंने सीखा है मम्मी से, तो थैंक यू फॉर दैट। माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, माँ से बढ़कर कोई फरिश्ता नहीं। मैंने रात को नींद में बस करवट बदली थी और मेरी माँ रात भर सोई नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं ममता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में। आज हम मिलने जा रहे हैं दिल्ली में रहने वाली सुजाता से। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे दिल्ली के करोल बाग में रहने वाली सुजाता जी से, जो कि एक टीचर हैं और इनके 2 बेटे हैं। शिक्षक बन जिसने शिक्षा का पाठ पढ़ाया, आज अध्यात्म गुरु बनकर वे आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाती हैं। सुजाता जी ने अध्यात्म के जरिए अपने परिवार और अपने बच्चों को एक कुशल जीवन शैली का ज्ञान दिया। आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में सुजाता जी के बारे में। सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में माँ हो तो ऐसी। थैंक यू मैम, और थैंक यू पीएनसी तो मुझे इस शो के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद धन्यवाद मैम। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों के सिलसिले की ओर। आज सबसे पहले सुजाता, हमें कुछ अपने बारे में बताइए। मैम, मैं पहले वर्क करती थी, नागपुर में थे हम लोग, और वहाँ मैं टीचिंग जॉब में थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो हम लोग फिर यहाँ दिल्ली आ गए 7 साल पहले, और मेरे 2 बेटे हैं। तो अभी आप वर्किंग हैं कि नहीं? यहाँ आने के बाद मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की, और कुछ बोलते हैं ना, ऐसा था कि टाइम के साथ ऐसे लग रहा था कि अभी तो समय दे दिया, मतलब एक जैसे अपना एजुकेशन पूरा हुआ तो उसके बाद था कि नहीं जॉब करना है, एक जॉब का क्रेज़ था। लेकिन एक उसी समय जब भी लग रहा, तभी लग रहा नहीं बस 20 साल या इतने ही टाइम मैं करूँगी, मैं करूँगी नहीं उसके आगे ना, मैं 45 के बाद नहीं करूँगी। एक ऐसे ना जस्ट दिमाग में एक था, और सारा कुछ यूनिवर्स ने उसी तरीके से एक प्लान कर दिया, हो गया कि हस्बैंड की यहाँ ट्रांसफ़र हुई, और उसके बाद ये था कि नहीं अब मैं अपना टाइम अपने बच्चों को दूंगी। एक पर्पसली भी था, और कुछ चीज़ें ऐसे हो गई कि सोचा नहीं था कि हो जाएगी, लेकिन बहुत कहते हैं ना अच्छा ही हुआ चीज़ें। तो कितना टाइम आपने जॉब किया अपना? मैंने 1997 से मैं कर रही थी, और मैंने 2016 तक किया है। काफ़ी लंबा। हाँ, 20 इयर्स यहाँ मेरा जॉब। एंड आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। क्या करते हैं वो? बड़ा बेटा विशाल मत्या, वो उसने इंजीनियरिंग कर लिया है। इंजीनियरिंग करने के बाद अब बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशंस है, चालू है। और छोटा बेटे ने ग्रेजुएशन किया है, अभी 22 इयर्स का है। लेकिन बीच में कोविड का जब टाइम आया था, वो फ्री था, तो उस समय जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है वो ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते मतलब लिख के कि एक किया, 3 मंथ्स किया, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू दिया, फिर वहाँ कुछ हो गया तो कर लिया। तो वो एक एक्सपीरियंस उसको मिलते ही चला गया। तो आई थिंक 2nd ईयर से वो कर रहा है, लास्ट ईयर ही उसका फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है, और अभी वो बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर ही। सुजाता, एक औरत के जीवन में
बहुत सारे रोल्स होते हैं। एक औरत या एक लड़की कहो, एक बहन होती है, एक बेटी होती है, फिर जब शादी हो जाती पत्नी बनती है, बहू बनती है, बहुत सारे अनगिनत उसको रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगी, आपके जीवन में क्या था? मैं एक्चुअली हूँ दिल्ली की, मतलब मेरा मायका दिल्ली का ही है। और घर में हम लोग 3 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और 2 छोटे भाई हैं। और मम्मी पापा हम लोग जैसे न्यूक्लियर फैमिली में ही रहे। पापा यहाँ पे 50 साल पहले एज ए जॉब के लिए यहाँ आ गए थे। घर में मतलब जो है थोड़ा बहुत छोटे भाई जो छोटे थे तो उनके ऊपर मतलब हमेशा ये रहता था कि उनकी ध्यान रखना या उनकी पढ़ाई के लिए देखना, या जो भी कुछ उनको लग रहा है जो मतलब मेरे लेवल से समझ में मुझे आता था कि मैं बड़ी हूँ, तो क्योंकि पापा ऑफिस में रहते थे, मम्मी घर का ही था, तो मेरा ज़्यादा रहता था कि हाँ उनका स्टडीज़ का देखना या कुछ भी है, स्कूल जाना, इवन पीटीएम तक के में भी मैं जाती थी छोटे भाई के। मेरे से छोटा भाई 8 साल छोटा है, उससे छोटा 11 साल छोटा है, तो मतलब छोटे भाई के पीटीएम में भी मैं जाती थी। तो वो एक रहा कि हमेशा मतलब एक केयरिंग वाला या कुछ चीज़ों पे ध्यान देना उसी तरह का था। किचन में घुसना ये सब मेरा मतलब था ही नहीं, कभी भी ज़्यादा नहीं रहा। और जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद मैंने कंप्यूटर में 1 ईयर का किया YWCA से, यहीं दिल्ली से। दैन B.Ed 1 ईयर करके मतलब मैं जॉब कर नहीं पाई, उसके बाद ही मेरा मतलब अरेंज मैरिज हुआ। जिस साल मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ जुलाई में, आई थिंक उसी समय सुधीर मुझे देखने आए थे घर, और हमारी दिसंबर में शादी फिक्स हो गया था। जब मैं वहाँ गई, मेरा ससुराल भोपाल का, तो मैं इन लॉज के यहाँ गई, तो हस्बैंड की जब पोस्टिंग कोरबा में थी, मतलब बिलासपुर, वो भोपाल से भी काफ़ी दूर, तो एक था कि हाँ मैं गई तो भोपाल, शादी होके वहाँ थे घर में एक देवर, एक ननद और खुद का मतलब सब था, लेकिन ये कि हस्बैंड की पोस्टिंग बिलासपुर में थी, तो मुझे वहाँ रहने का तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मुझे वहाँ जहाँ पोस्टिंग थी हम बिलासपुर चले गए, क्योंकि स्टेशन मास्टर की पोस्ट में हमेशा 3-4 साल में पोस्टिंग होती ही रहती है। तो हस्बैंड की वहाँ बिलासपुर में थी, फिर पोस्टिंग हुई तो 3-4 साल बाद हम फिर भिलाई आए, तो फिर हम भिलाई में रहे 4 साल। भिलाई के बाद फिर भोपाल आए, भोपाल के जस्ट पास में आए, वहाँ एक छोटा सा गांव था। मतलब स्टेशन मास्टर का कैसा होता है, जॉब कहीं भी होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पोस्ट बढ़ते चला गया, प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन में फिर नागपुर में हुआ, एंड देन फाइनली पूरा घूम के मैं अपनी शादी, मेरी शादी 94 में हुई थी, और शादी के 23 साल बाद वापस दिल्ली दिल्ली आ गई। हाँ, तो सब बोलते थे हाँ आपको बुला लिया आपके ससुराल वालों ने, हस्बैंड को हमेशा सब बोलते थे, चलते नहीं, उनकी खुद की इच्छा थी मेट्रो सिटीज़ में होने की, तो वो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो हम यहाँ आ गए। तो हमेशा मतलब हस्बैंड के साथ ही रहना हुआ, बस ये है हम आते जाते रहते थे, भोपाल भी और दिल्ली भी, जैसे जब भी फंक्शंस रहा या रिलेटिव कुछ भी रहा, फेस्टिवल्स पे आते थे। और शादी के कितने समय बाद आपने कंसीव किया? मेरी शादी 10 दिसंबर 1994 को हुआ है, एंड माय फर्स्ट बेबी बर्थडे इज 16 सितंबर 95। ओके, सो आपकी जो ये जर्नी थी प्रेगनेंसी मदरहुड की, उसके बारे में हमें कुछ बताइए थोड़ा। तो जब मैंने कंसीव किया उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सोनोग्राफी किया, तो उसमें एक डेट्स देते ही हैं डॉक्टर्स, हमारी पीरियड्स की डेट के हिसाब से वो डेट्स कैलकुलेट करके डेट्स देते हैं। उसके बाद यही हो रहा था कि डॉक्टर बोलते कुछ डेट्स में कंफ्यूजन है, तो वो 1 टाइम हुआ, दैट वाज, हम लोग एकदम नॉर्मल थे कि ठीक है बोला है कंफ्यूजन है तो होगा कुछ होगा। फिर जैसे हर मंथ चेकअप के लिए जाना ही पड़ता है, लेकिन हर मंथ जाने के बाद डॉक्टर्स ये जो डेट हम कैलकुलेट कर रहे थे, दिन हम कैलकुलेट कर रहे थे, और जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट में जो आ रहा था उसमें 15 डेज का डिफरेंस आ रहा था।
वो चीज़ है, ठीक है, हमको भी ऐसे कुछ लगा नहीं, पर डॉक्टर बोल रहे थे कि डेट में कंफ्यूजन है। आगे 6 मंथ में भी हुआ। इसके लिए क्या हो रहा था कि हर मंथ जाने के बाद सोनोग्राफी एक कर रहे थे कि डॉक्टर बोल रहे थे हो सकता है सोनोग्राफी ही गलत हो रही होगी, तो वो उसकी वजह से सोनोग्राफी चेकअप जो है करा जा रहा था। और जब मैं अपने 8th मंथ पे चेकअप के लिए गई, डॉक्टर ने बोला कि ओवरड्यू हो गया, डेट जो है पीरियड्स के हिसाब से एक्स्ट्रा हो गया है। तो उन्होंने उसी समय सिजेरियन के लिए मुझे, मैं मॉर्निंग में गई हूँ और इवनिंग में मेरा सिजेरियन किया। और जिस हिसाब से फिर डॉक्टर ने जब बेबी को हाथ में दिया, तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये 1 महीने पहले ही इसे और 1 महीने रहना चाहिए था। तो आपकी बात सही थी, जो आपकी कैलकुलेशन मेरी कैलकुलेशन थी, वो 21 डे पर बता रहे थे कंसीव की डेट एज पर सोनोग्राफी से। और आपका जो छोटा बेटा है वो कितना छोटा है बड़े बेटे से? 5 years 6 months का गैप, 5.5 साल का गैप है दोनों बेटे में। Yes. तो मेरा फर्स्ट जो है वो एक्चुअली भोपाल में ही मैं आ गई थी, उसके बाद उसका दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली में हमारे यहाँ मायके में आ जाते हैं, तो मैं यहाँ दिल्ली में ही थी। तो वो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं पहले भिलाई में थी, तो मैं वहाँ डॉक्टर्स को दिखा रही थी, तो वहाँ डॉक्टर सोनोग्राफी कर रहे था। फिर जब भोपाल आई तो डॉक्टर्स होते हैं ना कि एक का डॉक्टर दूसरा डॉक्टर बिलीव नहीं करता, नहीं आप हो सकता है गलत होगा, तो वो वहाँ सोनोग्राफी करवा रहे। फिर जब दिल्ली आई तो वो भी यहाँ पे सोनोग्राफी करवा रहे हैं, नहीं ये डेट्स का कुछ फ़र्क आ रहा है, तो उसकी वजह से। लेकिन फिर फाइनली जब डॉक्टर ने बोला नहीं, 1 महीना बेटा जो है 21 डेज़ का जो है वो और जो है इसे रहना चाहिए था। उसके बाद 4 डेज़ आईसीयू में से रखा गया, काफ़ी वीक था। सुजाता, आप का क्या अनुभव था जब आपने अपने बेटे को पहली दफ़ा उठाया? जैसे आपने बताया कि एक कंफ्यूजन था डेट्स को लेके, बट आप इतने एक्यूरेट थे, आपकी कैलकुलेशन एकदम सही थी एज पर जो आपका इंट्यूशन कह रहा था। सो आप हमें कुछ अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में और बताएंगे? मैंने जब सबसे पहले अपने छोटे से बेटे को जब हाथ में लिया था, आज भी मुझे याद है वो फर्स्ट फीलिंग, मतलब कि कैसे देखते ना हम कि मैंने ऐसे ही बोला कि इसको तो मैं ऐसे हल्का सा हाथ भी नहीं लगाऊंगी। दैट फीलिंग मतलब तुरंत मेरे मन में आई, और मैंने वही सिस्टर को बोला। सिस्टर बोलने लगी अभी तो देखो तुमको कितना नचाएगा ये। और उसके बाद एक बहुत वीक था जैसे मैंने बताया, और घर में सब लोग आ गए थे, मतलब मेरी मम्मी की दोनों बहनें, मम्मी की मदर यानी नानी मौसी 1 महीने तक रहे, साथ में रही और उसकी मतलब सेवा की, उसको अच्छा हेल्दी कर दिया 1 महीने के बाद। बड़े बेटे के समय तो ऐसा कि मतलब जो लगता था हमें, ऐसा लगता था कि हर चीज़ हमें अगर जैसे मंथली अगर पॉकेट में अगर कुछ बच रहा है ना, तो वो उसके लिए जाता था, उसके लिए लेना है। लाइक ऐसा कुछ भी अगर रहा, उसके लिए ड्रेस लेना है, उसके लिए कुछ करना है, मतलब एक था कि हाँ एक छोटा सा आया है हमारे बीच में, तो उसको हम कैसा बेटर क्या करें उसके लिए, बस उस तरीके से ही एक रहता था हमेशा करना है। एंड बड़े बेटे का जब हुआ उसके बाद में ऐसा होता है ना कि हम जैसे अपने लिए जो कुछ चाहते हैं वो सब उसके लिए भी करना चाहते हैं। तो नियर अबाउट में ऐसे जूडो की क्लासेस होती थी, तो मुझे लगता था इसको मैं ये भी सिखा दूंगी। और थोड़ा छोटा बेटा ना, बड़ा बेटा ऐसे हर चीज़ में कैसे थोड़ा सा ये था, उसका बोलना भी लेट शुरू हुआ, वॉक करना लेट शुरू हुआ। तो हम लोग अपने पलंग पे ना घर में ही बैठ के, एक साइड हस्बैंड बैठ जाते थे, एक साइड मैं बैठ जाती थी, वो चलता ही नहीं था। तो उसको इतने ही बाउंड्री में हम हाथ पकड़ के इधर से उधर से इधर चलाते थे, चलाना शुरू किया। बोलने के लिए मैं स्पेशली शाम को बच्चों के साथ लेके जाती थी कि वहाँ जाके बच्चे बोलते हुए देखेगा तो करेगा। चलता नहीं था तो मैं ऐसे स्पेशली पकड़ के दोनों हाथ ऐसे करके दोनों हाथ से लेके, तो वो बच्चों को देखते हुए चला जाता था। तो मतलब सुबह से मतलब वो शाम तक सिर्फ एक बेटे के आसपास ही हमारी ज़िंदगी जो है घूमती रही।
जब मेरा बेटा 3 साल का हो गया, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो जैसे वो स्कूल गया तो उसके बाद मैंने भी साथ के साथ में ही जॉब करी। तो जहाँ वो नर्सरी में उसका टाइम मॉर्निंग का रहता था, तो मेरा भी वही टाइम ऑफिस का टाइम रहता था। उसके बाद जो सेकंड बेबी मेरा 5.5 साल में हुआ, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। छोटे बेटे के आने के बाद बड़े बेटे से थोड़ा सा अटैचमेंट, हमारा ध्यान जो होता है वो छोटे बट जाता है, तो वो छोटे बेटे की तरफ थोड़ा ज़्यादा आ गया था। छोटे बेटे के लिए मतलब ज़्यादा ही वो तो उसके सामने एक छोटा दिख रहा है, तो वो एक बड़ा दिखने लग गया था कि ये तो ये भी कर लेगा, ये तो सब कर लेगा। जहाँ कुछ रहा तो बड़ा ही बेटा, मतलब अरे ये तो बड़ा ही हो गया। कहने को वो 5 साल का था, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही दिखता था। और छोटे बेटे के साथ अटैचमेंट फिर मेरी थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो दोनों के बीच में जैसे 5 साल का अंतर है, और आपने बताया कि जैसे जब छोटा आया तो बड़े से थोड़ा सा ध्यान आपका हट गया, जो कि एक बहुत नॉर्मल है क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में बड़े बेटे को कुछ इनसिक्योरिटी या कुछ, जैसे कहते हैं ना, सिबलिंग राइवलरी, ऐसे कुछ उसने महसूस किया? ऐसा महसूस किया, वो चीज़ मैं अब रियलाइज़ कर पाई हूँ, पर था कि वो मतलब गुस्सा करता था। मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ कि आप ये, हमेशा ये रहता था कि मेरी एक्सपेक्टेशंस रहती थी। आई थिंक ये मैं ये बोलूँगी कि ये मेरी इच्छाएं रहती थी कि ये तो बड़ा है तो ये भी कर ले, ये काम भी कर ले, वो भी कर ले, इस तरह मेरी हेल्प कर दे। लेकिन वो खुद भी बच्चा है, उसकी अपनी एक इच्छाएं हैं। उस चीज़ को शायद मैं वहाँ नहीं समझ पाई, क्योंकि मेरे अपने वर्कलोड की वजह से कि मुझे छोटे बेटे को भी देखना है, का काम भी है। फिर मैंने जॉब भी बाद में ज्वाइन कर ली थी। जब मेरा छोटा वाला 2.5 साल का हुआ तो फिर मैंने जॉब फिर से ज्वाइन कर ली थी। और उस टाइम आपका बड़ा बेटा समझो 8 साल का, 7.5 8 साल का। 7.5 8 साल का रहा। तो जैसे वो गुस्सा होता था, आपने बताया, तो क्या आप उसको डांटते थे या समझाते थे? आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? डांटते थे, वो चीज़ तो है ही कि सिर्फ डांटते ही थे, समझाना तो खैर नहीं है, डांटना ही रहा। उस समय तो डांटना ही रहा। क्योंकि जैसे आपने एक और चीज़ बोली कि अक्सर ये होता है, हमारा प्रेशर, हमारा जो वो है, वो हमारे बच्चों के ऊपर निकलता है। हम कहीं सोसाइटी में बेटर फील दिखाने के लिए, वो होता है कि वो एक प्रेशर रहता है, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब की वजह से प्रेशर तो रहता ही है कि हमें वहाँ पर उस काम को परफेक्टली करना है। और वही एक्सपेक्टेशन हम सोच रहे हैं कि घर में भी करना ही है, क्योंकि हमने करना ही है। जैसे दोनों बेटे की पढ़ाई का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, तो वो भी मेरे ऊपर ही काम था कि वो मुझे करना है। तो वो प्रेशर में वो उतना टाइम, बोलना चाहिए कि एक प्यार से डील करने वाला काम तो नहीं रहा। उस चीज़ को कैसे शॉर्ट में होता है कि हाँ डांट दिया, और तो वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। प्यार से करने लोगे तो उसी टाइम उस काम को करने में टाइम लगेगा, और जो आपने एक बार डांट दिया तो हाँ वो काम शॉर्ट हो जाता है। ये शायद नेचुरली है कि हम फट से डांट देते हैं और सोचते हैं हाँ हमारा काम हो गया, क्योंकि हमने तो डांट दिया, तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये चीज़ है। तो आपके बेटे ने कभी इस बारे में आपसे जिक्र किया? अब जैसे वो बड़ा है, अब तो रियलाइजेशन ही आ गया, बड़े होने के बाद में भी धीरे धीरे कैसा होता है, समय के साथ चीज़ें कम हो जाती हैं, बातें कम हो जाती हैं हमारे आपस में। मतलब एक ठीक है, जो काम है उतना ही काम हो गया, उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाता है ना। बच्चे अपने काम में हैं, अपनी पढ़ाई में हैं, स्टडीज़ में हैं, तो इतना कुछ बातचीत भी हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ जाती है, ये चीज़ पता नहीं चल पाती, ये चीज़ बढ़ गई है कि धीरे धीरे हम डांट रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन ये ना, मेरे हस्बैंड का जो नेचर है वो बहुत ही जॉली है, वो हमेशा उस चीज़ को बना लेते हैं। ये चीज़ उतनी बड़ी नहीं, अगर मैं कहूँगी तो वो उतनी बड़ी नहीं, क्योंकि हस्बैंड का नेचर थोड़ा सा हमेशा ये रहता है कि नाइट में हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, चाहे शुरू से ही, मतलब एक टाइम, क्योंकि सुबह हम स्कूल जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, पर अगर हम घर पे हैं तो हम सब मिल के बैठ के खाना साथ में खाएंगे। अब जैसे अगर फेस्टिवल रहा तो फेस्टिवल में मैं सबको लगाती थी काम पे,
दिवाली का जो मेन फेस्टिवल, तो ऐसा नहीं कि मैं लगी हूँ अकेले, नहीं, मैं काम बांटती थी, आप नहीं करना, आप ही करना। उसमें भी एक ये होता है कि हमारी बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, और फिर हम यह है कि हम डांट भी रहे हैं। ये होता था कि एक काम अच्छे से नहीं होता, हम डांट भी रहे हैं। तो हाँ, ये रिप्लाई में ज़रूर मिलता था कि काम करेंगे, एक तो काम भी करेंगे, ऊपर से डांट भी मिलेगी। इससे अच्छा काम मत करो, तब डांट लो। डांट तो खाना ही है, तो काम करके क्यों डांट खाना, काम ना करके डांट खा लो। ऐसे भी कई बार आंसर मिल जाता था। सुजाता, अक्सर हम सुनते हैं कि इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी है, या आपने बहुत अच्छी परवरिश की है। तो ये परवरिश की क्या परिभाषा होती है, या आपके अनुसार ये परवरिश क्या होता है? परवरिश में जो हम जनरली हम देखेंगे तो यही है कि हाँ, बच्चे अपने पेरेंट्स की बात सुन रहे हैं, उनको उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और एक हमने समाज में एक देखा ही है कि हाँ, इसने पढ़ाई अच्छे से कर लिया, उसकी जॉब अच्छी लग गई, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, टाइम पे शादी हो गई, तो हाँ, ये सब बढ़िया से चल रहा है, परवरिश अच्छी है। मतलब मेनली तो यही हो गया कि हाँ, पेरेंट्स को अपने रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जब हम बात करें पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट इज समथिंग विच इज नॉट कमांडेड। तो पेरेंट्स को भी उस तरह से होना चाहिए, इन द सेंस कि जब इसको अगर मैं ऐसे बोलूं कि यू कांट डिमांड रिस्पेक्ट और कमांड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, इज्जत हमें कमानी पड़ती है। तो इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है? पेरेंट्स का इसमें रोल ऐसा है कि जैसे बच्चे भी रिस्पेक्ट कमानी है तो देखते हैं कि हम अपने से बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर है। बच्चे तो सिर्फ कॉपी ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो आसपास दिख रहा है उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा कैसा बिहेवियर रहा, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने अपने बड़ों के साथ में कैसा रिप्लाई दिया, कैसा उनके साथ किया, तो वो उसी तरीके से बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। लाइक पेरेंट्स एक रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि बच्चा जो अब देखेगा अपने पेरेंट्स को करता हुआ, वही सीखेगा। यहाँ एक चीज़ और आ गई, ये तो हमारी हो गई कि हम अपने बड़े पाए। अब यही चीज़ अगर मैं अपने बेटे के साथ करी, कि अगर मैं उसे डांट रही हूँ तो मुझे समझना है कि मुझे भी डांट ही मिलने वाली है। मैं अगर से प्यार से आंसर नहीं कर रही, या मैं प्यार से बात नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कैसे प्यार से बात करें। वो भी मेरा ही बेटा है, वो मुझसे ही सीख रहा है कि मुझे इस बात पे डांट के काम शॉर्ट में हो सकता है, तो ही विल आल्सो गिव मी आंसर लाइक दिस, कि शॉर्ट में काम कर लो ना, थोड़ा तेज आवाज में एक लाइन बोल दो। तो वो रिस्पेक्ट वही हो गई कि मैं कैसा यहाँ दे रही हूँ तो मुझे वही मिलने वाला है। So what you give, you get back. चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सुजाता से पूछते हैं, सुजाता, अक्सर हमने देखा है कि पेरेंट्स अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, अनफुलफिल्ड गोल्स, विशेस अपने बच्चों के द्वारा पूरा करते हैं। जैसे जो चीज़ वो जीवन में नहीं हासिल कर पाए, उसके लिए बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि तुमने ये बनना है, ये करना है, ये पढ़ाई करो, ये नहीं करो, इस तरह से। और आई वोंट से कि ये कॉन्शियसली होता है, एक बहुत अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है ये। सो मैं जानना चाहूँगी, क्या आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है अपने दोनों बच्चों को लेके? कॉन्शियसली तो नहीं, अनकॉन्शियसली मैं कहूँगी हुआ है, कह सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में जिस टाइम पे मेरे बड़े बेटे का चल रहा था, 10th हुआ था, उस समय ये चल रहा था कोटा में स्टडीज़ का बड़ा चला हुआ था। ऐसे मैं टीचिंग में थी, तो मेरे साथ के 2-3 टीचर्स के बच्चे जो हैं वो कोटा में ही थे। तो वो एक था कि अरे इनका बच्चे का अच्छा परसेंट आया है, 90 अबव है, ये परसेंटाइल चल रहा है, तो वहाँ पे कोटा के लिए चाहिए होता है 90 अबव ही हो, तभी आपके एडमिशन्स भी होते हैं। और तो ये एक था ही प्रेशर बड़े बेटे के ऊपर कि आपको 90 अबव तो लाना ही है, और उसके 90 अबव थे भी, लेकिन वो खुद भी कह सकते कि वो खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि मुझे किस फील्ड में जाना है।
और हमें जो अपने आसपास दिख रहा था कि या तो इंजीनियर हम बनेंगे या फिर डॉक्टर, तो क्या लेना है, सोच लो, साइंस ही लेना है, 90 अबव है, आपके 90 अबव है। इसके लिए मुझे उस समय जैसे पता चला कि आप कैरियर काउंसलर के पास लेके जाओ, वो बताएंगे कि आपको क्या लेना है, एप्टीट्यूड देख के उसका। हाँ, कि सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कौन सी साइड्स जाना है। और हमारे यहाँ स्कूल में था कि कोटा जा ही रहे हैं बच्चे, तो लेके गए वहाँ, तो उन्होंने भी चेक किया, टेस्ट किया, और 90 अबव है और बाकी सारे टेस्ट तो उन्होंने बता दिया हाँ आपको तो साइंस ही लेना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद ही सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, तो साइंस ही लेना चाहिए। कि भाई जब आप साइंस ही ले रहे हो 10th के बाद, जब ये डिसाइड हुआ, तो फिर हमने उसे कोटा जो है भेज दिया, जिसके लिए शायद वो रेडी नहीं था कि पेरेंट्स से दूर जाके 2 साल रहना और वहाँ स्टडी करना। प्रिपरेटरी स्टडीज़ के लिए जैसे। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ हम थे, नागपुर में रहते थे, और नागपुर से हमने कोटा भेजा था। तो एक तो बाहर रहना, हॉस्टल का खाना, 10th का वही फिर बात आ जाती कि जब हम बोलते हैं कि 10th का बच्चा है, बड़ा हो गया है, लेकिन वो एक था कि नहीं, जाना नहीं है। वहाँ जाने के बाद किया 12th तक की, लेकिन थोड़ा शायद धीरे धीरे से उसके मन में कुछ और भी था कि मैं आर्ट्स ले लेता, लेकिन वो होता है कि 2 साल जब साइंस पढ़ने के बाद आप वापस नहीं जा सकते। तो यहाँ ये हर चीज़ अनकॉन्शियसली मुझसे, बेटे से हुई, जो वो चाहा। बाद में ये डिसाइड सोच रहा था कि आर्ट्स लिया होता तो शायद मैं जिस हिसाब से अभी जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आर्ट्स लेना ज़्यादा बेटर रहता। और जब छोटा बेटा हुआ तो मेरा फर्स्ट तो सीजन वही था, और जब सेकेंड टाइम मैं गई तो डॉक्टर बोले आपका फर्स्ट सीजन हुआ, सेकेंड भी सीजन ही होगा। तो दैट टाइम आई फील मेरे एक बच्चे को तो मैं ना डॉक्टर बनाऊंगी, है ना। मतलब आप ऐसी कंडीशन पे आ जाते हो कि डॉक्टर ने जो बोला आपने करना ही करना है। मतलब घर में एक फैमिली डॉक्टर तो होना चाहिए। तो छोटे बेटे को, मतलब मैं दोनों को चलती, अरे कोई तो डॉक्टर आप बन जाना, दोनों साइंस लेके। लेकिन बड़े बेटे थे, जिस हिसाब से उसको प्रॉपर यही था कि हम एक गाइड नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं अब छोटे भाई को बराबर से गाइडेंस दूंगा। तो जैसे उसका 10th हुआ, उसके भी अच्छे थे, हम तो बोले थे साइंस ले लो, डॉक्टर बनना है, लेकिन बड़े बेटे ने बोला कि नहीं, आपने साइंस नहीं लेना, आर्ट्स से ही करना है। तो उसने आर्ट्स से किया, ठीक है, वहाँ से गाइडेंस मिल गई। तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली एक प्रेशर था आपकी तरफ से अपने बच्चों के ऊपर। yes. थोड़ा सा बड़े बेटे की तरफ रहा, क्योंकि वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पाया। तो फिर वही हुआ कि जो सोसाइटी में चल रहा था, जो रास्ता चल रही है ट्रेन, हम भी उसी ट्रेन में चढ़ गए। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये चीज़ सही है? सही नहीं है माँ, क्योंकि कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कुछ चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में ही चेंज होनी चाहिए, या कि इस चीज़ के लिए पहले से ही कुछ गाइडलाइन हो। मैं बात कर रही हूँ कि जो ये पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, और अब आपको जैसे ये रियलाइजेशन आया कि ये चीज़ सही नहीं है, जो आप कह रही हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, तो अगर मैं ये बात करूँ तो ये रियलाइजेशन आपको किस तरह आई? ध्यान से आने के बाद में तो काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो गई। ध्यान में आने के बाद बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई। और जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि जैसे बड़े बेटे ने बाद में 12th के बाद उसे लगा कि मैं मीडिया में जा सकता था, मैं आर्ट्स ले सकता था। उसे वो चीज़ें बाद में भी रियलाइज़ हुई। ये चीज़ें मुझे बाद में जैसे ध्यान में आने के बाद लगा कि अगर हमें करना ही है, तो हम जब अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट से करते हैं, मेन पर्पज़ हमारी लाइफ का सिर्फ खुश रहना ही है। वो खुशी किसी भी चीज़ से मिल सकती है, तो हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से ही करें, जिससे जो हमें खुशी दे सकते हैं। सुजाता, आप एक रिलीजियस पाथ से, एक स्पिरिचुअल, जैसे कहते हैं ना, एक हम पूजा पाठ करते हुए बड़े होते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमारे पेरेंट्स को ये सब, और अब जो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं कईयों की लाइफ में देख रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। सो आपकी ये जर्नी किस तरह शुरू हुई स्पिरिचुअलिटी की? ध्यान बोलना चाहिए, या भक्ति मार्ग तो हमें कैसे बचपन से ही मिला है। भक्ति में तो बचपन से ही थे, और स्पिरिचुअलिटी में तो जब फ्री हो गए तो आ गए, ये कहिए।
कि जब मैं दिल्ली में आई और जब मैं फ्री हो गई तो कुछ तो प्रश्न ही थे हमारे जीवन में। वो प्रश्नों के जब जैसे जैसे आंसर मिलना चालू हुए तो हम धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअलिटी में, सबसे पहले मैं ध्यान में इसीलिए आई कि हम ये योगा करते हुए प्राणायाम करते थे। तो प्राणायाम 10 मिनट का वो एक शांति से होता रहा। तो उस समय एक मेडिटेशन शब्द हम जनरली सुनते थे पर किसी से सीखा नहीं था। तो मेडिटेशन जब था तो ऐसे ही लगा कि मेडिटेशन कोई सिखा देना, एक थॉट आया मन में, मेडिटेशन सिखा दे तो यार अच्छा हो जाएगा। और इस समय मुझे पत्री जी की बात याद आती है कि शिष्य जो है ना, गुरु जो अपने लिए शिष्य ढूंढ लेता है, या शिष्य अपने लिए गुरु खुद ही ढूंढ लेते हैं। वो वहाँ थॉट रखा है और 15 दिन बाद ही मेरे पास में एक कॉल आया कि मेडिटेशन के सेशंस हैं, आप करोगे? तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे, फ्री तो थे ही, कर लेंगे। और मैंने 40 डेज़ का ये मेडिटेशन का सेशन किया PSSM का, और वो मैंने बहुत सोते साते ही किया, सीरियसली बताऊंगी मैंने पूरा टाइम कभी किया भी नहीं, 10-15 मिनट्स का ही किया। हर रोज़ करती थी, लेकिन उठती थी पूरे दिल से एक रख के करती थी, एक्सपेक्ट करके कि मैं करूँगी, और मैं बैठती थी और उसके बाद मैं सो जाती थी। लेकिन 40 डेज़ बाद मैंने देखा कि मेरे अंदर एक चेंज आया, मैं एक अलग ही चेहरे पर एक खुशी मतलब हमेशा रहती थी। वो एक मैंने रियलाइज़ की, मतलब जैसे वो 40 डेज़ का ओवर हुआ उसके 3-4 दिन बाद ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे वो एक खुशी जैसे लग रहा है। तो वो वहाँ डन हो गया कि भैया अब तो ये मेडिटेशन छूटना ही नहीं है, अब ये ध्यान तो करना ही करना है। सुजाता, ध्यान में आने के बाद आपके अंदर या आपके भीतर आपने क्या क्या चेंजेस महसूस किए? या जैसे आप बता रहे हैं कि आपने जब 40 डेज़ का किया तो उसके बाद आप बहुत खुश रहने लग गए। सो और क्या अनुभव हुआ आपका जब आप मेडिटेशन करती हैं, या इमिडिएटली आफ्टर यू फिनिश द 40 डेज़ जैसे ऑफ मेडिटेशन? मैंने जब ध्यान किया स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा इरिटेशन भी होता था, क्योंकि ध्यान में आने के बाद हमारे अंदर इतनी शांति हो गई थी कि हमें लग रहा था कि घर में आसपास में भी शांति है। मतलब घर में अगर बच्चे भी थोड़ा तेज आवाज़ में आवाज़ लगा रहे मम्मी, तो वो ऐसा लगता था धीरे बोलो बेटा, धीरे बोलो, मतलब ऐसे हमारे सेंटेंस मतलब रहते थे। और जैसे जैसे ध्यान कंटिन्यू चलते गए, काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे ही जो मतलब लगता था कि एक उसको सॉल्व होने में टाइम लगेगा, वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो गई। जैसे एक जगह हमारा कुछ था, वो पैसे हमारे रिटर्न नहीं हो रहे थे, और हम मतलब ध्यान तो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, वो ऐसा लगता है कि ध्यान की एक ब्लेसिंग ही हो गई कि वो हम गए और उससे मतलब हमने एक जस्ट अवेयरनेस जो हमारी बढ़ी कि हमें बात करने के लिए क्या किस तरीके से उससे हमें बात करनी है। तो उससे हम बस ये है कि 1 घंटे जाके बात करनी पड़ी, और उसके 1 हफ्ते बाद उसने वो पैसे भी हमें रिटर्न कर दिए। और कई चीज़ें और भी उस समय कुछ चल रहा था, कुछ 1-2 वो भी हमारे क्लियर हुए। तो वो एक लग रहा था हाँ ध्यान से हो रहा है, क्योंकि ध्यान से एक अंदर से एक हैप्पीनेस तो आ रही है, बाहर भी उस चीज़ें हमारे पॉजिटिव में जा रही है कि जिससे हैप्पीनेस सिर्फ अंदर से नहीं बाहर से भी आए। अब हमारे जैसे व्यवहार में चेंज हो गया, मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत चेंज हुए। मैं अगर कोविड के टाइम की बात करूं, मेरे घर में मेरे तीनों मतलब बेटा, 2 बेटे और हस्बैंड, वो मेरे से थोड़े अच्छे हैं मतलब लाइक हेल्थ वाइज, और मैं ही ऐसी हूँ कि मैं पूरे साल मतलब ठंड लगती रहती हूँ। मैं सिर्फ जो जून की गर्मी होती है ना, उसमें सिर्फ कभी मुझे अगर एक आइसक्रीम खानी हो, दही खानी हो, वो खा सकती हूँ। मैं बाहर ठंडे में नहीं जा सकती, मतलब मुझे एकदम से हवा लगती थी तो मेरे पूरे बॉडी में पेन होने लग जाता है, ठंड लगने। और कोविड में तो मैं ऐसे दरवाजे के बाहर लगती थी तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे ही लगता हो गया, मैं जैसे फियर था नहीं, बॉडी में है ही ऐसा। मुझे ऐसा नहीं, 10-20 साल पहले से भी ऐसे ही था कि मैं अगर थोड़ा सा भी हवा में चली, स्कूटर में, थोड़ा ठंडे मौसम, जैसे बारिश का मौसम होता है, लोग कितना एंजॉय करते हैं, मैं अगर बारिश के मौसम में थोड़ा बाहर निकल गई तो मुझे सर्दी खांसी हो जाएगी, और मुझे फिर वो 3-4 दिन मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी। तो मेरा
इस तरीके की बॉडी थी, इम्यूनिटी बहुत लो थी। मेरे अंदर इम्यूनिटी बढ़ी, बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ गई। इतनी अच्छी इम्यूनिटी हुई कि मुझे मतलब मैं छोटी छोटी बीमारियां जैसे बोलते हैं, मेरा एसिडिटी मुझे रहता था, एसिडिटी मेरी ठीक हो गई। मुझे अपने आप को लगने लगा कि मैं अच्छी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग है। मुझे थायराइड है बोल सकते हैं, तो थायराइड था मतलब, और मैं उसमें मेरे बाल काफ़ी ड्राई रहते थे। अगर मैंने 2 दिन भी मेडिसिन नहीं खाई ना, तो वो अलग ही मुझे मेरी स्किन फट जाती थी, विटामिन डी की कमी हो जाती थी, कैल्शियम की कमी हो जाती थी। मुझे हर 2-3 महीने में वो लेना पड़ता था, जो मैंने अब ध्यान में आने के बाद अपने आप ही एक स्ट्रॉन्ग फील आया, तो मैंने कैल्शियम मेडिसिन, धीरे धीरे कैल्शियम विटामिन डी लेना बंद कर दिया। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, मेरा अब फट नहीं रहा। और फिर जब मैंने टेस्ट भी कराए हैं तो मेरा कैल्शियम रेंज में था। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मेडिटेशन के थ्रू आपकी बॉडी में, जैसे बॉडी रिकवर कर रही है एंड मे बी अंदर एक कामनेस है, तो जिससे बहुत सारी क्लेंजिंग हो रही है आपके अंदर। इवन बिहेवियर में भी डिफरेंस आया। मैं जो खुद चीज़ बोल रही हूँ कि मेरा बिहेवियर, मतलब मुझे कैसे रखना है, कितना किस तरीके से मुझे बात करनी है, एक सॉफ्टनेस आ गई है। हम कई बार दूसरों की बात, दूसरों की नहीं, घर की बात नहीं, एक बाहर चलते हुए भी व्यक्ति ने अगर हमें कुछ बोल दिया, हम उसको भी अपने अंदर सोचते रहते हैं कि उसने ऐसे क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया। वो तो अब चला ही गया कि किसी ने बोला है, वो इधर से आया और उधर निकल गया, दिस वन। ये चीज़ें हो गई। इवन अभी जब हमारे बाहर के लोगों से, घर में भी ये हो रहा है कि घर में भी देखिए, आप 24 घंटे में हमारा सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ एक आध लाइन किसी ने बोल दी, लेकिन वो पहले होता था कि उसको हम बहुत दिन तक सोचते ही रहते थे, 1 दिन 2 दिन, या फिर उसे जब तक निकाल नहीं देंगे, या दिमाग में ही आता था निकाल नहीं देंगे। अब वो हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट रह के खुद निकल जाता है, उसे आपको कहीं और नहीं निकालना पड़ता। मेडिटेशन में आने के बाद जब हमारे अंदर ही इतना चेंज आया है, तो घर के एटमॉस्फेयर में भी चेंज हो गया। अभी मेरे बच्चे ध्यान में नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि पेरेंट्स में चेंज आया। मेरे हस्बैंड भी करते हैं, तो मम्मी और पापा दोनों में चेंज है। तो दे आर रियलाइजिंग कि हाँ, चेंज तो आ रहा है, वो आज नहीं तो बाद में आएंगे, लेकिन वो इस चीज़ को हाँ समझ रहे हैं, कि इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ध्यान काम कर रहा है, काम करता है। ये ना आपका और आपकी एनर्जी बदल रही है, तो आसपास की भी एनर्जी बदल रही है जैसे। ध्यान में आने के बाद काफ़ी चीज़ें, एक अवेयरनेस बोलते हैं, ये हम हमेशा बोलते हैं कि अवेयरनेस में रहो, तो अवेयरनेस भी बढ़ गई है। हम कई बार कुछ काम कर रहे होते हैं, उसके लिए ये रास्ता होता है, लेकिन हमारे पास अवेयरनेस में आ जाता है कि ये रास्ता गलत है, मुझे इस इंट्यूशन, इस रास्ते से नहीं जाना है, या इस तरीके से मुझे नहीं बोलना है, मुझे इसी बात को रखना है इस तरीके से। मेरी बात भी रखी जाएगी और वो एक सॉफ्टली डील भी होगी। इसी में मैं आपको बताऊंगी कि अवेयरनेस इतनी बड़ी कि उसके बाद वो चीज़ जो मेरे बड़े बेटे के समय हुआ था, कि जो 15 डेज़ का डिफरेंस आ रहा था, तो पत्री जी बोलते हैं कि हर आत्मा अपने लिए पहले एक जगह बनाती है, देखती है, और उस जगह देखने के बाद ही उस जगह पे, उस घर में प्रवेश करती है, उस वूम में प्रवेश करती है। हाँ। यस, और मिराकल होते हैं। तो वो चीज़ मुझे उस समय तो डॉक्टर्स बोलते थे कि नहीं, ये 15 दिन का डिफरेंस आ रहा है, 15 डेज का उन्होंने गैप बताया, लेकिन वो मिराकल था। और मैं मतलब आज इस चीज़ को मान पा रही हूँ कि नहीं, जो पत्री जी कहते हैं कि मिराकल होते हैं और हर आत्मा अपने लिए खुद घर चूज करती है। तो मेरा बड़ा बेटा अपने आप इस चीज़ को रियलाइज़ हुआ कि वो 15 डेज डिले जो है दिखा रहा है, लेकिन वो आया है, मतलब अपने आप उस जगह को पसंद करके बोलते हैं, तो वो है। और वो देखते भी हम काफ़ी, अब जैसे घर में हर चीज़ के लिए भी हम जैसे काफ़ी उस चीज़ों में, हर चीज़ में मतलब सॉल्यूशंस देता है।
मतलब समझदारी बोलना चाहिए। हम कुछ हमारे पास कुछ क्वेरीज होती है तो हम उससे ही मतलब लाइक डिस्कस करते हैं अपने बड़े बड़े बेटे से, तो वो हमसे आंसर मतलब लाइक लगता है कि हाँ ये जो बोल रहा है वो सही है। तो ये जो आप कह रहे थे रियलाइजेशन की बात, ये जो डॉक्टर्स ने आपने हमें पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये डेट होनी चाहिए थी, बट इंट्यूटिवली आपको ये लग रहा था कि ये डेट है जैसे। यस, देखिए एज पर डॉक्टर जो है 11 to 17 डेट होना चाहिए था, 11 to 17 का डेट होना चाहिए था, पर सोनोग्राफी में जो डेट आ रही थी वो 15 डेज बाद की आ रही थी, 25th आ रहे थे, तो वो बोल रहे थे पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज़ पॉसिबल, यूनिवर्स के आगे सब कुछ पॉसिबल है। सुजाता, ध्यान में आने के बाद आपने अपने भीतर बहुत सारे चेंजेस देखे और आपने वो शेयर किए। ध्यान में आने के बाद आपने अपने और अपने बच्चों के बीच में क्या अनुभव किया या क्या ऑब्जर्व किया, क्या महसूस कर रहे थे आप? चेंजेस कह लो या आपकी अप्रोच उनको लेके किस तरह से हो गई? ध्यान को धन्यवाद दूंगी यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ एक रियलाइज़ भी हुआ कि ध्यान में आने के बाद ही मैं जो चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया उनके प्रति, शायद वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अगर मैं ध्यान में नहीं होती ना तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मैं जैसे बोल रही हूँ कि मेरे छोटे बेटे के साथ काफ़ी अटैचमेंट थी, तो मैं आई जस्ट सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो मेरे से दूर जाए। आई कैन नॉट थिंक ऑफ, मतलब लेकिन ध्यान में आने के बाद वो एक अंदर से एक रियलाइजेशन आया। वो मुंबई गया तो मैं मतलब उसे एक्सेप्ट कर पाई। अभी वो बैंगलोर में है। जैसे मेरा बड़ा बेटा जब कोटा गया था तो मैं मतलब नहीं कर पाती थी, वो जब उसके सामने नहीं, लेकिन हम बैक में क्या होता था, घर आए तो थोड़ा रोना चालू रहता था कि कभी कभी जब याद आ गई तो रोना चालू रहता था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, इमोशनल हो जाते हाँ थे। इमोशनल। और तो ये चीज़ें ध्यान में आने के बाद ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि सब यहीं हैं, आसपास हैं। बड़ा बेटा नागपुर में था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दूर है, वो यहीं है। अभी वो बैंगलोर में है तो ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत दूर है। वो एक रियलाइजेशन, मतलब ऐसा है कि हाँ सब अपनी जर्नी कर रहे हैं, ये उनकी जर्नी है। ये एक अवेयरनेस के एक पार्ट में ये भी आया कि वो हमारे लिए जब तक थे, जब तक उनकी अब हमारी ज़रूरत थी, जब तक हमने उनको सपोर्ट किया, और आज भी हम उन्हें सपोर्ट ही करें। मतलब हमारा कार्य उनको एक जो चलते हुए रास्ते पे हमें देना है। ये चीज़ ध्यान में आने के बाद समझ में आए। कई ऐसे चीज़ें जो बड़े बेटे ने बोला वो शायद मैं नहीं स्वीकार पाती अगर मैं ध्यान में नहीं होती। आप उसको पर्सनली ले लेते? मैं उसे पर्सनली ले लेती हूँ और शायद मैं वो एक मुझे लगता है कि अलग ही हो जाता। मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पाती जिस चीज़ों को मैंने अब ध्यान में हूँ करके, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर ले रही हूँ, कर पा रही हूँ, इतनी कूल हूँ। इवन बच्चे भी मुझे इस चीज़ को बोलते हैं कि कई हमारे जैसे रिलेटिव्स में रिलेशंस जहाँ थे, उन चीज़ों को आपने काफ़ी अच्छे से आप डील कर रहे हो मम्मी। मतलब वो चीज़ वो भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं जो चेंजेस आप जो चेंजेस। और मैं भी थैंक्स, एक बार तो मुझे पूछा गया था तो मैंने ये बोला था कि मुझे ये ध्यान कुछ साल पहले क्यों नहीं मिला, तो शायद इतनी ही ब्यूटीफुल लाइफ मेरी अपने बच्चों के साथ शुरू से होती थी जो अब हुई है। बट आई थिंक हर चीज़ का एक वक्त होता है, जैसे पत्री जी कहते हैं जब समय पे जो होना है तब वो होता है, और हमारे को वो जीवन में हमारे चैलेंजेस या वो सब भी अनुभव करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर आवर ओन ग्रोथ। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वही ग्रोथ जो हम देख रहे हैं वही हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हाँ कुछ चेंजेस आए हैं, मम्मी में चेंजेस दिख रहे हैं, तो वो उस चीज़ को कभी ना कभी वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, करते हैं। जैसे मेडिटेशन मैं बोलूँ, वो भी थोड़ा थोड़ा करते हैं जब उनको लगता है, अपने बिजी शेड्यूल में से करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं करते, लेकिन थोड़ा करते हैं, आ जाएंगे वो भी वो बाद में। वही होता है ना, ध्यान में जाने के बाद हम अपने परमात्मा से जुड़ते हैं, हम अपने भीतर जाते हैं, और आई थिंक हम सबके जीवन का मकसद इस पृथ्वी पर आने का यही है कि एक कनेक्शन बनाना है, और वो बनाना है अपने सुप्रीम से। यस, एंड वही
हमारे अंदर उसी सुप्रीम का, या हम उसी सुप्रीम का एक अंश है. So meditation is something that takes you and connects you to the universe, to the supreme lord, जो भी कहो आपकी परिभाषा में उसको. बिल्कुल सही बोल रहा है. यस. सुजाता, चलिए हम देखते हैं, आपके लिए कुछ बहुत खास है. नमस्ते सभी को, मेरा नाम विशाल है. मेरी मम्मी एक टीचर थी हमेशा से ही, और वो टीचर होने के नाते उन्होंने हमें बहुत कुछ ज़िंदगी की चीज़ें सिखाई जो हमें आगे बढ़ने में हमेशा ही मदद करती है, कर रही है आज भी. और PSSM से जुड़ने के बाद, ध्यान से जुड़ने के बाद, उनमें एक और ऊर्जा आ गई है. उस और ऊर्जा से वो अब लोगों को ध्यान सिखा रही है. वो जो उनके अंदर खुशी दिखती है आजकल हमें PSSM के द्वारा, उसके लिए मैं PSSM को धन्यवाद देना चाहूँगा. थैंक यू PSSM, थैंक यू पत्री जी, थैंक यू टू ऑल. सुप्रभात. मेरा नाम विजयंत मथ्या है. मैं सुजाता मथ्या का बेटा हूँ. तो मम्मी के ध्यान में जाने के बाद मैंने नोटिस किया है कि मम्मी बहुत काम हो गई है, एकदम उनमें ठहराव आ गया है. और कोई भी सिचुएशन होती है तो मतलब देख लेंगे वाले एटीट्यूड से जो अप्रोच रहती है वो काफ़ी अच्छी है, कि टेंशन नहीं लेना और पॉजिटिवली चीज़ों को देखना. ये सब मैंने सीखा है मम्मी से. तो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. आज इस शो के जरिए मुझे पता चला कि मेरे बच्चों की सोच मेरे लिए कैसे, एंड रियली वेरी नाइस. देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. सो थैंक यू, थैंक यू. सो वंडरफुल. और बहुत अच्छा लगता है. कई बारी आई थिंक बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, यू नो, लाइक. सो जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और जब बच्चे अपने फीडबैक देते हैं या अपना कुछ कहते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिलती. नॉट ओनली बच्चे बट कोई भी उस बारे में. यस यस. सुजाता, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, आपके सफ़र के बारे में जान के. एंड 3 साल में आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है ध्यान में जुड़ने के बाद. So we wish you all the best, and may you keep growing and flowing with the help of meditation and in all your practices. Wonderful having you at our show. थैंक यू मैम. थैंक यू, थैंक यू. दोस्तों, आज का बहुत सुंदर सफ़र था हमारा सुजाता के साथ. आज के लिए बस इतना ही. हम फिर मिलेंगे आपसे माँ हो तो ऐसी के एक और एपिसोड में. तब तक के लिए आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ. नमस्ते.